हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम खूब अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि यूपी एपीओ, बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी ये और एमपी एडीपीओ ये सारी की सारी वैकेंसीज लाइन से हैं। हम आज स्पेशली एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। यानी कि आज हम लोग वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं बीएनएस 2023 का। ठीक है, ये बीएनएस 2023 हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने यूपी एपीओ के कंप्लीट क्रैश कोर्स को फ्री में करवाया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और वो इम्पोर्टेंट है यूपी एपीओ के लिए या बिहार एपीओ के लिए, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा दिया गया है। आप कॉल करके, कॉल नहीं सॉरी, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी बिल्कुल हर हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल आज का ये जो लेक्चर है वो यूपी एपीओ और बिहार एपीओ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन स्पेशली यूपी एपीओ के लिए। ठीक है, हालांकि यूपी एपीओ बिहार एपीओ का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों एपीओ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, देखिए मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। ये बेयर एक्ट है, बीएनएस 2023 का। ठीक है, फिलहाल इतना तो आप लोग जानते होंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया है और अब रिवाइज करने के लिए आए हैं। देखिए, हम लोग, हमारा ये वीडियो बनाने का पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि आप कहीं ट्रेवलिंग पीरियड में रहें तो 1-2 घंटे का ये मैक्सिमम वीडियो होगा। मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा। आप इसको पूरा एक बार देख लेंगे ना तो आपका पूरा समराइज हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा ये बता देता हूँ। देखिए, बीएनएस के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि एपीओ के लिए बीएनएस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखेंगे। और दूसरी बात हम लोग एक चीज और देखेंगे लास्ट में, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कम समय में कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करें। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये, अगर आप यूपी एपीओ का आज से, मान लीजिए आज के पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा और आज से ही आप चाहते हैं कि मैं पूरी जान लगा दूं, तो एक चीज और बता देता हूं। मैं पहले 10-5 मिनट आपका इसलिए 5 मिनट इसलिए ले रहा हूं ताकि अगर आप पूरा लेक्चर ना भी देखना चाहें, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और आप पूरा लेक्चर ना देखना चाहें तो कम से कम कुछ चीजें जानकर फिर अपने हिसाब से भी आप पढ़ सकें। ठीक है, दो चीज तो ये तो ठीक है, ये तो बकवास वाली बात रही। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक तो देखिए, अध्याय का नाम, इसी के साथ प्लस महत्वपूर्ण धाराएं। ये देखना है। इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट धाराओं के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे तो देखेंगे ही। और साथ में इसी के साथ एक चीज और, क्या कि पीवाईक्यू भी हम लोग को लगाना है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का इंपॉर्टेंट एरिया क्या है।
अगर आप लेट कर रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं ठीक है अब लगाएंगे तो लेट हो जाएगा, तो इसी चैनल पर कंप्लीट पीवाईक्यू का एनालिसिस करवा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे इसी चैनल पर बहुत जल्द आपके टेस्ट पेपर को फ्री टेस्ट पेपर आपका करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस दोस्त को शेयर करना ना भूलें जो एपीओ की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो पीवाईक्यू करवाया गया है आपका, ये एनालिसिस अगर आप कर पाते हैं तो कर पाते हैं, ठीक है, और नहीं तो अभी टेस्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है। आपका कंप्लीट टेस्ट पेपर यानी कि एपीओ के पैटर्न के अनुसार आपका टेस्ट पेपर लिया जाएगा। तो विधिवत तैयारी के लिए आप इस पहली बात तो वीडियो को पूरा देखना है, ऊपर से चैनल को एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। चैनल पर जाइए, विजिट करिए, पूरा देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9721636920, ठीक है। अब चलिए हम लोग बेरक पे आते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के। चलो, ये सब बेसिक समस्याएं हैं। और देखो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो एकदम महारथी हो। क्यों? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स चेंज होने की वजह से जो पुराने महारथी थे वो भी हमारे ही स्टेज पर आप सबके स्टेज पर ही हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी से विधिवत जुट जाना है, ठीक है। देखो भैया, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये तो सब तो ठीक है, लेकिन आपको दो डेट याद रखना है, एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो अधिनियमन तिथि और दूसरा लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि क्या है? 1 जुलाई 2024 ना। ये डेट दोनों तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। इस पूरे, और कभी कभी तो संख्यांक संख्या भी पूछ लेता है, 45 है याद रखिएगा। तो कभी कभी ये पूछता है और नहीं तो ये इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है एपीयू के लिए। बाकी उसके बाद देखिए, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आज हम सिर्फ आपको वही बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका एक बार रिवाइज तो हो ही गया। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, डीप में एनालिसिस करवाया गया, पूरा सेक्शन प्लस हिंदी में चार्ट, ये सब पूरा विधिवत बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो इसमें खाली इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुकिए, ये उपखंड 4 और उपखंड 5, ठीक है। 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लागू कब हुआ है, ये वाला ना, ये वाला मैंने आपको बताया ना कि लागू होना, ये इसी में आता है। या उस तारीख को प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त होने का मतलब लागू होना, मतलब मैं आज डीप में बता ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मुझे 1 डेढ़ घंटे में ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस इसका कवर करना है, ठीक है। धारा 1 हो गया। इसके बाद देखो, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, धारा 1 का ये एग्जाम्पल, ठीक है। 5वें खंड का ये एग्जाम्पल है, 5वें खंड का एग्जाम्पल पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद देखो, इसके बाद धारा 2 हम लोग देखते हैं। धारा 2 में कुल मिलाकर 39 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं हैं? टोटल 39 डिफिनीशंस हैं। इन डिफिनीशंस में से सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो शिशु की जगह पर बालक आ गया है, ठीक है। बालक की परिभाषा नहीं जोड़ी गई है, इसमें अभी चेंज नहीं है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद देखिए, न्यायालय की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यायालय की परिभाषा 5वें खंड में है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बेईमानी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यायालय की परिभाषा आपने जाना। इसके बाद देखिए, या तो अगर आप लोग सहमत हो तो मैं बेरैक से देख देख कर चार्ट पर ही लिख देता हूं कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, मैं धारा 2 को चूंकि ऐसे ऐसे स्वाइप करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा,
तो मैं आपको चार्ट पर ही लिख देता हूँ कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग टिक लगा लें। ठीक है, महत्वपूर्ण धाराएं। एक एक करके देखते चलते हैं। मैं अपना बेरैक खोल लेता हूँ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग को बहुत ज्यादा ये है कि नहीं नहीं मुझे पूरा डीप में पढ़ना है, तो चैनल पर वीडियोज हैं, आप जाके देख सकते हैं पूरा। ठीक है, धारा एक, धारा एक से ही स्टार्ट करते हैं। धारा एक में क्या इंपॉर्टेंट है? उपखंड दूसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है। चौथा पांचवा, मतलब ये पूरा धारा एक तो पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो धारा एक आप पूरा पढ़ लीजिएगा। धारा एक पूरा पढ़ लीजिएगा। अब धारा दो में देखिए, ये है परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं कुल मिलाकर इसमें कुल 39 डिफिनीशंस हैं। इसमें से हमको जो पढ़ना है वो ये है। पहला तो, पहला परिभाषा है कार्य की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है बालक की परिभाषा। बालक कौन होता है? जो 18 साल से कम है। इसके बाद देखो पांचवा इंपॉर्टेंट है, पांचवा न्यायालय की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखो छठवां सातवां आठवां, ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है। सद्भाव पूर्वक किसे कहते हैं? ठीक है, नहीं। देखो अब न्यायाधीश अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यानी 15वीं परिभाषा। इसके बाद 11 भी देख लीजिए, 11 क्या है? सद्भाव पूर्वक है। इसके बाद 15 देख लीजिए, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध एवं करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 16वां न्यायाधीश की परिभाषा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन है? तो न्यायिकता कार्य करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश है। भैया मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डीप में अगर आपको वन शॉट पढ़ना है तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ते जाइए। टेली वो क्या नाम है उसका, प्लेलिस्ट बनाया ही गया है। बीएनएस खोलिए, डबल स्पीड पे करके भर भर पूरा देखते हुए जाइए। अच्छा खासा बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जीवन जंगम संपत्ति अपराध, हाँ 24वीं परिभाषा। उसके बाद देखिए 24वीं क्या है? अपराध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लोक सेवक, 28वीं परिभाषा है लोक सेवक का। लोक सेवक कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है। पेज अगला नया जोड़ते हैं हम। नया पेज जोड़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति, स्वेच्छा, महिला, सदोष, हानि, सदोष, अभिलाभ। ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन देखो 39th डिफिनीशन जो है वो आप देख लीजिएगा एक बार। देखो 35वीं में देखो एक चीज और है, जो जो चेंज हुआ है वो तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो जो चेंज हुआ है आईपीसी में, मैं एक बार लिख के बता देता हूं ताकि आप लोग के जहन में बैठे। एक तो
जो प्रोविजन न्यू ऐड हुए हैं, न्यू, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिन प्रोविजन में चेंज है, जिसमें चेंज हुआ है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और मैं ये सब के सब करवाया हूं, इसीलिए बता रहा हूं, सब के सब पूरा डीप में, डेप्थ में, डिटेल में पूरा करवा के बैठा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, एक तो 31वीं परिभाषा भी देख लीजिए भैया। 31 परिभाषा, 31 क्या है? अरे यार, ये तो इसी में लिख सकते थे। 31वीं परिभाषा है मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये क्या चीज होती है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और उसके बाद 33 है, 33 है स्वेच्छा। इसके बाद देखो, महिला में चेंज हुआ है, तो महिला, पहले स्त्री था अब महिला हो गया है। 35वीं परिभाषा महिला है। ठीक है, चलिए। सदोष हानि, सदोष लाभ, ये सब तो ठीक है। लेकिन 39th डेफिनेशन देखिए, इसमें भी चेंज हुआ है। क्या है? शब्दों और पदों जो इस अधिनियम में तो प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है, लिख देता हूं मैं। वे शब्द एवं पद जो बीएनएस में प्रयुक्त तो हैं, प्रयुक्त हैं, परंतु बीएनएस में परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं किया गया उन्हें। उनके अर्थ, उनके अर्थ क्या होंगे? तो उनके अर्थ इसमें बताया गया है कि आईटी एक्ट से होंगे और बीएनएसएस। अगर आईटी एक्ट और बीएनएसएस में परिभाषित है तो वही अर्थ होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं धारा 3 पर। धारा 3 देखिए, धारा 3 में कुल मिलाकर ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, बस खाली 3 का 5वां खंड आप देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा 3 का 5वां खंड, सामान्य उद्देश्य। इसी में बना देता हूं। उसके बाद धारा 3 में, धारा 3 क्या है? सामान्य स्पष्टीकरण है ना, साधारण स्पष्टीकरण। इसमें जो है धारा 3 का 5वां खंड, इसमें उपखंड 5 और 6 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, आया है अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्या है? दंड के विषय में। पनिशमेंट्स के बारे में है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इसमें पहली बात तो धारा 4 में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए धारा 4 लिखेंगे। क्या है? दंड। इसमें देखिए कुल मिलाकर पहले 5 था, अब एक सामुदायिक सेवा का दंड जुड़ गया है। चा वाला देखेंगे तो सामुदायिक सेवा जुड़ा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए,
उसके बाद धारा 5 भी देख लेते हैं। दंडादेश का लघुकरण, की समुचित सरकार अगर चाहे तो दंडादेश का लघुकरण कर सकता है। धारा 5 क्या है? दंडादेश का लघुकरण। यानी कि अगर समुचित सरकार चाहे तो दंडादेश का लघुकरण कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकेगा? समुचित सरकार। और समुचित सरकार का मतलब क्या है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं धारा, नेक्स्ट कौन सी धारा है जो इंपॉर्टेंट है? आप 8 देख सकते हैं कि जुर्माना की रकम या जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर क्या होगा। तो थोड़ा सा दंड है इसमें, वो भी अगर चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो रहने दीजिए। एक चीज लेकिन आप देख सकते हैं, एकांत परिरोध, धारा 11। इसके बाद धारा 11 एवं 12। धारा 11 क्या है? एकांत परिरोध। ये मैंने आप सबको पूरा डेप्थ में बताया है कि एकांत परिरोध किसी भी व्यक्ति को कितना दिया जा सकेगा। अगर दंड इतना है, जैसे 3 महीने का दंड मिला है, तब कितना एकांत परिरोध दिया जा सकेगा, या 6 महीने का दंड है तब एकांत परिरोध कितना दिया जा सकेगा, ईटीसी 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 पूरा डेप्थ में बताया है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद धारा 12 है। एकांत परिरोध की अवधि कितनी है? एकांत परिरोध की अवधि ये कितनी होनी चाहिए? तो धारा 11 रीड विद धारा 12 थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद देखो, बाकी इस अध्याय में अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इस धारा अध्याय 2 में खाली धारा 4, 5, 11, 12 अगर आप पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अध्याय 3 में, अध्याय 3 ये क्या है? साधारण अपवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, अध्याय है। साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस। एक चीज और आपको बता दूं मैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अध्याय आप याद करेंगे तो करेंगे ही। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप अध्याय याद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये अध्याय कहां से कहां तक दिया गया है, यानी किन सेक्शंस, कहां से कहां तक के बीच में, किन, या इसे लिख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हैं इसमें। ठीक है, धाराओं के नाम आप लोग जरूर देख लीजिएगा भैया, धाराओं के नाम जरूर देखिएगा। ये अध्याय कहां से, जैसे अब देखो अध्याय 3 कहां से कहां तक है, तो 14 से 44 तक है ना, 14 से 44 तक ही तो है। कहां तक है? हाँ, जैसे ये अध्याय अगर हम लोग देखें तो धारा 14 से लेकर के, मैं इसको हटाता हूं, 14 से लेकर के 44 तक है धारा। यहां से लेकर के यहां तक है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। पता है, उससे एक फ्रेम बन जाता है। और आईपीसी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, खाली कुल मिलाकर 7-8 अध्याय ही पढ़ने हैं। ठीक है, 7-8 अध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 5-6 ही हैं, बाकी देखते हैं। इसके बाद देखो, हम लोग को अध्याय 3 में 14 से लेकर 44 तक है, इसमें कहां से कहां तक पढ़ना है। तो पहले देखो 14, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी तथ्य की भूल के कारण खुद को क्या करता है? विधि द्वारा आबद्ध समझता है। देखो 14 क्या है? या तो विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण,
क्या करता है? स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता है। स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता है। व्यक्ति द्वारा कार्य, द्वारा किया गया कार्य, ये खाली हेड नोट है। ठीक है, ये खाली हेड नोट हमने लिखा है। धारा 14 है क्या? धारा 14 को हमने तोड़ा है तो दो पार्ट में तोड़ा है। एक तो एक तो या तो वो विधि द्वारा आबद्ध है सही में, तो आबद्ध होते हुए व्यक्ति, उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, या मान लो आबद्ध नहीं है लेकिन तथ्य की भूल के कारण स्वयं को समझता है कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं, तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, साधारण अपवाद में प्रतिरक्षा दिया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, अरे यार ये तो डिटेल में पढ़ा ही है, जाके देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है, फिलहाल वन शॉट हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो, और ये चार्ट अगर आपको लेना है तो भैया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ला वाला देसी लड़का टेलीग्राम चैनल है, आप खोजेंगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि प्राइवेट है, मैं भीड़ नहीं लगाता हूँ। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा। ठीक है, या तो एक काम करिएगा, इसी वीडियो के, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, पिन किया जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं भेज दूंगा ये पूरा। ठीक है, इसके बाद देखो अगली धारा कौन सी है? धारा 15। धारा 14 से 44 तक पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं एक बार। 15 क्या है? न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। का कार्य। अब ये बताओ इतना बड़ा लिखने का क्या मतलब है? तो मैं एक काम कहे नहीं कर देता हूँ, एक काम मैं कहे नहीं कर देता हूँ, आओ सीधे बेरेक्ट में ही बता देता हूँ कौन कौन सा धारा इंपॉर्टेंट है। बेरेक्ट में ही देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा था इसीलिए मैं इसको जो है चार्ट में बता दिया। अब जो लंबे लंबे धाराएं हैं ना, उसको तो बता ही सकता हूँ। जाने दीजिए इसको। हाँ, 15 हो गया ना, ये है 15। इसके बाद 16 भी है। देखिए, ये 15 है ना, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी कोई ऐसा न्यायाधीश है जो न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है, तब उसको छूट दिया गया है इसमें। ठीक है, अब 16 देखिए क्या है? 16 है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। न्यायालय न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है तो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, यानी उसकी बात मानते हुए कोई अगर कार्य किया गया है। जैसे न्यायालय के आदेश में दिया गया है कि इसको गिरफ्तार करके ले आओ, और न्यायालय का आदेश मानकर उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके ले आया गया है, तो वो गिरफ्तार करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, सदोष अवरोध या सदोष परिरोध के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 16 हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखो 17 देखो, 17 है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा न्यायानुमत। अब न्यायानुमत का मतलब जो विधि ने
न्याय के अनुरूप माना है कि अगर आप इन परिस्थितियों में कुछ कार्य बताया गया है कि अगर आप इस परिस्थिति में कुछ कार्य कर देते हैं तो वो विधि के वो न्याय के अनुरूप माना गया है, ठीक है, उसको न्याय के खिलाफ नहीं माना जाता है। तो विधि द्वारा न्यायानुमत ऐसा कार्य जो विधि ने न्यायानुमत किया हो, जस्टिफाई किया हो, या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस देखिए, ये जो अध्याय है ना, अध्याय 3 साधारण अपवाद, इसका हर एक उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सेक्शन तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ में उदाहरण भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे 14 का एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे 14 का उदाहरण है, ये वाला 14 का उदाहरण का है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात मानते हुए एक सैनिक गोली चला देता है भीड़ पर, तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया। और दूसरा, न्यायालय का अधिकारी का माँ को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आता है, ठीक है, तब भी उसने कोई अपराध नहीं किया, अगर सम्यक जांच करने के पश्चात वो किया है तब, ठीक है। तो इसीलिए धाराएं इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इसका एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये भी एग्जाम्पल, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17 का एग्जाम्पल। 18 देखो, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, अगर कोई लीगल कार्य कर रहा है और लीगल कार्य करते हुए कोई दुर्घटना हो जाता है तब भी कोई अपराध नहीं होता है, ये धारा 18 कहता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी से कार्य करते हुए उसका फल उछट जाता है, लग जाता है, कोई और व्यक्ति चोट लग जाता है या मर जाता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, अगर वो सब कुछ सम्यक सतर्कता बरता था, तब सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो कार्य माफी योग्य माना जाता है। अब 19वां देखिए, ये देखिए, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है लेकिन आपराधिक आशय रखने के बिना किया गया था, बिना आपराधिक आशय के किया गया था, ठीक है। ऐसा कार्य जिससे अपहानि कारित होना तो संभाव्य था लेकिन आपराधिक आशय के बिना, और दूसरा क्या, अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। इसमें एक ठो केस है, ठीक है, कि जहाज डुबा देता है, उदाहरण ही है, देखो ये उदाहरण है, जलयान का कप्तान वाला उदाहरण है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। और मैं आने वाले समय में केसों की एक लिस्ट आपको दे दूंगा, वो एक बार दोहरा के चले जाएंगे तो आपके लिए रामबाण रहेगा। उसमें से 20 केस बताऊंगा, दू तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि एक ठो जहाज का कप्तान है, वो नाव लेकर जा रहा है, खूब बड़ी सी जहाज लेके जा रही है। अब अचानक से अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि एक किनारे छोटी नाव, दूसरे किनारे बड़ी नाव, जिसमें 3 लोग बैठे हैं और दूसरे किनारे बैठे हुए 20 लोग बैठे हैं। तो कौन सा नाव, अगर नहीं इधर-उधर कहीं नहीं काटा, स्टीयरिंग नहीं घुमाई, तो बड़ा सा वाला जहाज डूब जाएगा, बहुत नुकसान होगा, हजारों लोग मरेंगे। अगर बाएं घुमाया तो 3 लोग मरेंगे, दाएं घुमाया तो 20 लोग मरेंगे। वो जानबूझकर बाएं घुमा देता है, 3 लोग मर भी जाते हैं, तब भी उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि बड़ी अपहानि को यानी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान किया है, तो कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। अब देखो, इसका एग्जाम्पल वो तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ में खा वाला एग्जाम्पल भी, कि बड़े अग्निकांड को रोकने से, फैलने से रोकने के लिए घर गिरा देता है, तब भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अब देखो उसके बाद 20वां और 21वां देखो, साथ में पढ़ना है। 20वां क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है तो अपराध माना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा डॉली इनकैपेक्स माना जाता है, यानी अपराध करने में अक्षम माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? डॉली इनकैपेक्स। मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार ये इसलिए बेरेक्ट दिखा के या चार्ट बना के आपको बता रहा हूँ, चार्ट नहीं मतलब ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप वो पुरानी वीडियोस नहीं देखे हो, अब आपके पास ये वीडियो पहुंचे, तो आप बिल्कुल चूके मत, ठीक है। या अगर वो पुरानी सारी वीडियोस देखने से आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, यही देखूं, तो आप यही वाला देख सकते हैं खाली, ठीक है। एक अपने मन से पढ़िए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद अपने मन से पढ़िए। 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अगर कोई कार्य करता है तो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉली इनकैपेक्स माना जाता है। और
21वां क्या है, अगर 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से तो ज्यादा है, लेकिन इससे तो ज्यादा है, लेकिन 12 वर्ष से क्या है, कम आयु का बच्चा है। मान लो ये बच्चा है, इसने कोई अपराध कारित किया और 7 वर्ष से ज्यादा है और 12 वर्ष से कम है, तो वो कोई, तब ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं माना जाएगा उसके द्वारा किया गया कार्य। अगर उसकी समझ परिपक्व हो गई, यानी प्रौढ़ हो गया, मेच्योर हो गया है, तब वो अपराधी माना जाएगा। लेकिन अगर मेच्योर नहीं हुआ है, तब वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे धनिया दांजी का केस है, इस पे कौन सा है पता नहीं, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। हालांकि मैं आपको केसों की लिस्ट दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस जितने भी हैं उन सबकी लिस्ट एक ही बार में दे दूंगा। 22वां क्या है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। अगर कोई पागल आदमी या जो अपराध की प्रकृति को नहीं समझता है, वो कोई कार्य कर देता है, तब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, और एक बात और है, ये वीडियो मैं 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जितना बताया जा रहा है सब रट लीजिए, और प्री का एग्जाम निकालने के बाद कमेंट भी करिएगा, चाहे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ भैया निकल गया है। ठीक है, इसके बाद देखो 23 और हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल है, तो एक बार विजिट करेंगे तो पता ही लग जाएगा। 23वां देखिए, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में है, होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। तो 23 और 24 दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है भैया, 23 और 24 दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। 23 क्या है, इच्छा के विरुद्ध मतता। ठीक है, और 24 क्या है, स्वैच्छिक मतता, यानी इच्छा से मतता। 23 में क्या है पता है, उसको किसी ने दारू पिलाया होता है, वो खुद से नहीं, मैं पीता नहीं हूं, पिलाया गया हूं, ये वाला। और दूसरा, अपने आप से पिया हूं, करेंगे दारू पार्टी, ये वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब चलिए इसके बाद 25वां देखिए। 25वां कह रहा है, अब देखो 25 से 30 एक, 25 से लेकर के 30 तक एक चीज है, पता है क्या चीज, वो चीज ये है, देखिए 25 से लेकर के और 30 तक की, धारा 30 तक, ये सहमति का सिद्धांत है। सहमति, कि अगर कोई व्यक्ति सहमति से कार्य कर देता है या बिना सहमति के कार्य कर देता है, उसका कार्य सद्भाव पूर्वक रहता है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सहमति का सिद्धांत 25 से 30 तक है, ये आप मोटा मोटा याद रखेंगे। ठीक है, 25 में है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित होने का आशय तो नहीं है और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान है, यानी मृत्यु या घोर उपाधि ना तो कारित करने का आशय है, चाह के नहीं कर रहा है मृत्यु या घोर उपाधि, और उसकी संभावना भी नहीं है कि अगर जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे मृत्यु या घोर उपाधि हो जाएगी, और वो कार्य सम्मति से किया जा रहा है, तब क्या होगा, तब ऑब्वियस सी बात है उस व्यक्ति को छूट मिलेगी। ठीक है, इसका एक ठीक उदाहरण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। कह रहा है, आमोद प्रमोद हेतु पट्टेबाजी के खेल, पट्टेबाजी करने में सहमत होते हैं। पट्टेबाजी एक तलवारबाजी, तलवार से एक खेल होता है, ठीक है, वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 26वां देखो, कोई बात जो मृत्यु कायद करने के आशय से ना की गई, यानी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से और सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य है, तब क्या होगा, फायदे के लिए, क्या, फायदे के लिए और सहमति से सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कायद करने का आशय नहीं है। एक तो आशय भी नहीं है, दूसरा सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है, और तीसरा फायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तब क्या है, जैसे एक तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं,
एक ठो ऑपरेशन कर देते हैं, शल्य क्रिया कर देते हैं, यानी ऑपरेशन कर देते हैं किसका? जो व्यक्ति वेदनापूर्ण व्याधि, यानी वेदनापूर्ण यानी बहुत कष्टदायक व्याधि का मतलब रोग है, कष्टदायक रोग से ग्रस्त है, तब उस व्यक्ति का ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए, 27वां देखिए, 27वां क्या कह रहा है? संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से, संरक्षक की सहमति से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यानी बच्चे के लिए किया गया कार्य, और भी बिना बच्चे के सहमति के, बच्चा सहमति देने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि 18 साल का बच्चा, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बालक, चाहे बालक हो चाहे बालिका, कोई भी जेंडर हो, वो सहमति देने में अक्षम माना जाता है। क्यों? सहमति देने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा दिया गया सहमति विधिपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो उसके संरक्षक से सहमति लेकर के उसके फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है 27 में। अब इसके बाद देखो, ये उदाहरण पढ़ लीजिएगा। मैं कहा हूं ना कि 25 से धारा 14 से लेकर के 44 तक के बीच में जितने भी उदाहरण हैं, आप चाहे तो कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा इन इन चीजों का। मान लीजिए जल्दी जल्दी में आप पढ़े तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर एपीओ का एग्जाम देने गए हैं तो बिना पढ़े तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, देखो, सहमति जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि वो भय के अधीन दी गई हो, अगर भय के अधीन, भय या भ्रम के अधीन अगर सहमति दी गई हो, तब, या तो भय या भ्रम के अधीन अगर सहमति दी गई हो, जिसके संबंध में पता भी हो कि ये सहमति स्वैच्छिक सहमति नहीं है, भय के यानी डरा धमका कर इससे सहमति ली गई है, या भूलवश ये इसने सहमति दे दी है, तब तब क्या होगा उसमें? अब आगे देखिए, 29वां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप, नहीं 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 नहीं, ये पढ़ लीजिएगा, इसका 29वें का उदाहरण चूंकि इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? धारा 29 का उदाहरण, ये वाला, ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वयं अपराध है, स्वतः अपराध है। जैसे गर्भपात कराना, गर्भपात कराना, चाहे उसमें आप किसी स्त्री, अगर आप किसी स्त्री की जो है का जो है प्रेगनेंसी को गर्भपात कारित कराते हैं, मिसकैरेज कराते हैं, तो आप चाहे उसकी सहमति से ही गर्भपात कराए हों, मिसकैरेज कराए हों, लेकिन तब भी आप अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, चलो, अब देखो, सहमति के बिना अगर कोई कार्य किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहमति के बिना व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक अगर कोई कार्य किया गया है, तब क्या होगा? ठीक है, सहमति के बिना कोई कार्य किया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है और सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है, तब क्या होगा? तब वो व्यक्ति दंडित नहीं किया जाएगा, यानी इस धारा के अधीन अगर कोई काम कर भी देता है तो उसको छूट मिलेगा, कोई अपराध भी, कोई उससे गलती भी हो जाती है तब भी छूट मिलेगा। ठीक है, देखो, जैसे एक व्यक्ति है, घोड़े से गिर गया है, बेहोश हो गया है, अब डॉक्टर साहब को लगता है कि इसके ऑपरेशन करना जरूरी है वरना ये मर जाएगा, तो ऑपरेशन कर देते हैं बिना सहमति के उसके फायदे के लिए, तब डॉक्टर साहब अपराध के दोषी नहीं होंगे, किसी भी अपराध के दोषी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बाघ उठा ले जाता है। यूपी बिहार दोनों स्टेट एपीओ जुडिशरी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 34 से लेकर के 44 तक के बीच में जितनी भी धाराएं दिए गए हैं, वो धारा याद होना चाहिए और उसका एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। आपको पता है, अध्याय 1, 2 पूरा नहीं, 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप 6 के बाद कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन अध्याय 17 जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 17, 19 ये सब, क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप अध्याय 1, 2 भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं,
अध्याय 1, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 17। 1, 2, 3 मैं लिख देता हूं, देखो कौन कौन सा। 1, 2, 3। अगर आप दो नहीं पढ़ रहे हैं तो दो मत पढ़िए, दो मत पढ़िए। 1, 3, 4, 5, 6 और 17। अगर इतना आप पूरा पढ़ लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी अगर आप पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर और इसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेते हैं तो एपीओ में आपका पक्का है बीएनएस के। अगर 100% अगर आपको, तो ऑब्वियस बात है नहीं आएगा, कहीं ना कहीं 10% 15% छूटेगा। 80% तो पक्का है यहीं से आएगा। 80% से 50, 80 से 90% का क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी चैप्टर में से। तो आप जान लीजिए 3, 2, 5 एक 6 चैप्टर है टोटल। पढ़ लिए तो वाह वाह, नहीं पढ़े तो और वाह। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो ये उदाहरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलते हुए घर में, हाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण। सारे उदाहरण भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 31 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। 31 यूडीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं एपीओ के लिए। इसके बाद देखो प्राइवेट प्रतिरक्षा, धारा 34 से 44 तक। ये देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, आप जानते हैं प्राइवेट डिफेंस। ये 34 से लेकर के 44 तक के बीच में दिया गया है। ये हर एक धारा और उसका हर एक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो भैया भूलना ही नहीं है, ठीक है। 34 क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। अगर आप किसी को जान से भी मार देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब धारा 35 देखो। 35 क्या है? शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हर एक व्यक्ति को अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी को जान से मार रहा है, आप उसको पकड़ के कनपटिया सकते हैं, 2-3 झापड़ मारिए, उसके बाद अंडर कंट्रोल ले आइए, ठीक है। नहीं मारे तो 4 लात भी मारिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिए देखिए। ये देखो ये उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त है। यानी अगर पागल आदमी आपको जान से मारने का कोशिश करता है तो आप उसको भी मार सकते हैं जान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एक पागल आदमी या ऐसा आदमी जो विकृत चित्त है, चित्त विकृत है, यानी वो मामले के परिणाम को नहीं समझता है, वो आपको जान से मारना चाहता है, तो आपको वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे सामान्य आदमी से के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। मान लो आपको सामान्य आदमी, जैसे मैं एकदम स्वस्थ दुरुस्त हूँ, आपको जान से मारना चाहूँ तो आप मुझे जान से मार सकते हैं। अगर मान लो मैं पागल हो गया हूँ और फिर भी अगर मैं आपको मारना चाहूँ, मारने के लिए दौड़ू, बंदूक लेके मारने के लिए दौड़ू, तो आप मुझे जान से मार दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, वैसे ही पागल के व्यक्ति भी प्राप्त है, पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, ठीक है। चलिए उदाहरण पढ़ लीजिएगा का खा दोनों, ठीक है। अब देखो ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त है, वे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं, यानी सेल्फ डिफेंस का राइट ही नहीं है। कुछ परिस्थितियां धारा 36 में दी गई है, का खा गा खा करके। अगर ये कंडीशंस मौजूद है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा को यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे अगर लोक सेवक की मदद लेने का टाइम हो, ठीक है, इत्यादि, तब आप सेल्फ डिफेंस के राइट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है भैया, यहाँ पे भगा दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हाँ गोविंद भैया वन शॉट में एक क्लास बीएनएस खल्लास, स्टूडेंट भी खल्लास, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाए हैं तब हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि मान लो। और एक चीज और है, धारा 37 का दूसरा खंड एक ठो दिया गया है। ये दूसरा खंड क्या दिया गया है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही अपहानि से अधिक अपहानि पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से आवश्यक है। जितना अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक है उतने ही बल का प्रयोग आप करेंगे। प्रतिरक्षा के लिए जितने बल की आवश्यकता है उतना ही बल आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा बल प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप भी
कनपटियाए जाएंगे। कनपटियाए जाने का मतलब दंडित किए जाएंगे। 38 देखो, शरीर और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर। मतलब आप कब अपनी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, कब अपने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए। धारा 38 क्या है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब हो सकता है। यानी कि आप अपने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। तब देखो, कुछ परिस्थितियां धारा 38 में ऐसी दी गई हैं जिससे अगर आपको लगता है कि ये मृत्यु कारित कर ही देगा, या मान लो या तो मृत्यु कारित करने एकदम संभाव्य है कि मृत्यु कारित कर ही देगा, या घोर उपाधि कारित कर ही देगा, या रेप करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति हमला कर देता है, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे परिस्थितियां हैं धारा 38 में, पढ़िएगा अपने हिसाब से, मैं पूरा डीप में पढ़ाया भी हूँ। ये इंपॉर्टेंट है भैया धारा 38। ठीक है, उसके बाद देखो धारा 39 नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रारंभ होना और बना रहना। देखो धारा 40 कह रहा है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना, यानी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब बना रहता है। कब से प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है? तो जब तक आपको आशंका रहती है, मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका जब तक रहती है, जब से खतरा उत्पन्न हुआ हो, जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। ठीक है, जब तक आशंका बनी रहती है तब तक। 41 देखिए, नहीं इंपॉर्टेंट है, चलिए। इसके बाद देखिए 44 देखिए, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय 4 अब देखिए, अध्याय 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक करके देखेंगे। अध्याय 4 में है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न के विषय में। ये कहां से कहां तक दिया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो 45 से लेकर के धारा 45 से 62 तक ये दिया गया है, तो आप लोग ये रट लीजिएगा। दुष्प्रेरण का क्या मतलब होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि वही बताया हूँ ऑलरेडी। देखो 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 है दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण। देखो इस अध्याय में 3 खंड है, एक में दुष्प्रेरण बताया गया है, दूसरे में आपराधिक षड्यंत्र और तीसरे में प्रयत्न। तो दुष्प्रेरण में धारा 45 से लेकर के 60 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है 45 से लेकर के 60 तक, और एक धारा है आपराधिक षड्यंत्र और एक धारा है प्रयत्न। ठीक है, तो पढ़ लेंगे। अब देखो दुष्प्रेरण में सब नहीं पढ़ना है। देखो धारा 45 पढ़ना है कि किसी बात का दुष्प्रेरण। किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है जो उकसाता है, या उस बात को करने के लिए क्या करता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, और तीसरा क्या है, उस बात को किए जाने में जानबूझकर सहायता करता है। ठीक है, एक तो उकसाता है, दूसरा सम्मिलित होता है षड्यंत्र में, और तीसरा जानबूझकर सहायता करता है, तो कहा जाता है दुष्प्रेरण करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके दोनों स्पष्टीकरण अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा धारा 45 का। इसके बाद देखो धारा 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, पांचों आप पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगे तो इसमें से कोई आ जाएगा, नहीं बता पाएंगे तो भैया आप जाने, आपका काम जाने, रिजल्ट खराब हो सकता है। धारा 46 क्या है, दुष्प्रेरक। कौन व्यक्ति दुष्प्रेरक है, तो जो दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसका एक उदाहरण है कि गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, तब का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। चाहे वो कार्य किया जाए चाहे नहीं किया जाए, लेकिन अगर अगर आपने उकसाया है तो आप दोषी हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण 1 से लेकर के 2 3 4 5 पांचों स्पष्टीकरण आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके हर हर स्पष्टीकरण के हर उदाहरण, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें तो धारा 45 46 अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, 45 46 और इसके 46 के पांचों उदाहरण
पांचों स्पष्टीकरण और उसके हर एक उदाहरण, स्पष्टीकरण में भी उदाहरण दिए गए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है भैया आपको। इसके बाद देखो 47 देखिए, भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी अगर इंडिया के बाहर कहीं दुष्प्रेरण अपराध किया जाता है और भारत में दुष्प्रेरण होता है, तब कैसे दंडित किया जाएगा, कहां दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। 48 इसी का उल्टा है, 47 और 48 एक साथ पढ़ना है, उसी का उल्टा है। जैसे मान लो अपराध भारत में किया जा रहा है और भारत के बाहर दुष्प्रेरण किया गया है, ठीक है, जैसे आतंकवादी कृत्य कोई होता है वो सब। चलिए 47 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके उदाहरण तो एकदम एक्सट्रीम लेवल के इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद अगर आप चाहें तो ये पूरा छोड़ दें, क्योंकि 49 इंपॉर्टेंट है इसका, 49 और इसका उदाहरण एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। खा दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप चाहें ना तो 50 पढ़ने के बाद सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। दुष्प्रेरण का दंड कहां पर है? दुष्प्रेरण का दंड होता है भैया, जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है, दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति उसी अपराध के दंड से दंड नहीं होता। जैसे मैंने आपको हत्या करने के लिए उकसा रहा हूं, अरे मार दो यार, मार दो, जान से मार, मार साले को, मार मार मार, आपने मार भी दिया, तो आप अगर आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है तो सेम टू सेम दंड मुझे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर आप चाहें तो सब छोड़ सकते हैं, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा, सबका उदाहरण देकर पूछ सकते हैं कहीं पर। और हाँ, एक चीज और है, किसी भी अध्याय में अगर दंड बदल गया है तो वो तो आपको रटना ही है। यानी दंड आपको अध्याय का नाम, अध्याय किस सेक्शन से किस सेक्शन तक के बीच में है वो, और उसके बाद उसका उदाहरण, अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूं उसका उदाहरण, और साथ ही साथ दंड। दंड तो भूलना ही नहीं, किसी भी इंपॉर्टेंट धाराओं का जो मैं बता रहा हूं उसका दंड तो आपको किसी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप 60 देख लीजिए, 60। 60 क्या है? नहीं 60 नहीं, 61, 61। 45 से 60 तक तो वही है, दुष्प्रेरण। उसके बाद 61 में आपराधिक षड्यंत्र है और 62 में है प्रयत्न। तो 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपराधिक षड्यंत्र ये क्या चीज है? जब दो या अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करते हैं, या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करते हैं या करवाते हैं, तब वो ऐसी अपराध, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, ठीक है। अब देखो प्रयत्न देख लेते हैं। धारा 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है धारा 62? क्या है? प्रयत्न है भैया। आजीवन कारावास या अन्य का, आज तो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न, यानी ऐसे अपराध करने का प्रयत्न जिस अपराध का दंड या तो आजीवन कारावास है या अन्य अपराध है, वो प्रयत्न। और वो पूरे बीएनएस में कहीं नहीं दिया गया है, तो 62 में लपेट दिया जाएगा, ठीक है। इसका दंड भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और का और खा, इसका उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है, ताला तोड़कर, संदूक तोड़कर, संदूक का ताला तोड़कर उसमें से कुछ चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ है ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा? तब भी वो चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। अब बताओ, यानी कि असंभव कार्य का प्रयत्न हो रहा है इसमें, बताओ। जिस, मान लो आपने मेरी थैली में हाथ डाला, उस थैली में कुछ नहीं है, लेकिन आपने डाला ना, तो आप चोरी के प्रयत्न के दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने थैली में हाथ तो डाला। यहाँ पर देखो, चोरी नहीं की जा सकती, जिस संदूक में कुछ रखा ही नहीं गया है, उस संदूक से कुछ चुराया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो असंभव कार्य है।
खाली संदूक से कुछ भी चुराना असंभव कार्य है। यहाँ पर असंभव कार्य का प्रयत्न हो रहा है, ये नोट कर लीजिएगा। बीएनएस में एक धारा ऐसी भी है जहां असंभव कार्य का प्रयत्न करने पर भी दंड है। अब देखो, महिला और बालक के विरुद्ध अपराध, ये पहले आईपीसी में छीतर बितर था, तितर बितर था, इसको इकट्ठा किया गया है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का बाप है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है धारा, ये अध्याय है। कहां से कहां तक दिया गया है? तो 63 से लेकर के कहां तक दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध के विषय में देखिए, एक तो है बालात संघ, ये तो आप जानते हैं, इसमें मुझे कुछ कहना ही नहीं है, पूरा का पूरा अध्याय ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बता देता हूँ सिर्फ कौन कौन सा अध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप लोग को ज्यादा कष्ट ना करना पड़े। 63 से लेकर 99 तक है ये, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। कहाँ गया? 63 से लेकर के 99 तक, ठीक है। उसके बाद 100 से हत्या वाला शुरू हो जाता है, चैप्टर 6। इसमें कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वही खाली एग्जैक्ट बता देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत से ऐसे अपराध हैं जो बहुत से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए पूरा बताते हैं। देखो, बारात संघ यानी रेप, और रेप और इसका दंड, अरे यार एक मिनट रुको। रेप और इसका दंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब रेप माना जाएगा? तो देखो, चार कार्य नीचे की तीन परिस्थितियों में अगर किया जाता है तो वो है होता है रेप, मैंने विधिवत बताया है। देखो, चार कार्य, का खा गा घा, इन चारों में वर्णित चारों काम, कौन सा काम? एक तो लिंग घुसेड़ता है, कहाँ है? लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है, ठीक है। पहला काम है लिंग प्रवेश कराना। दूसरा काम है लिंग के अलावा कोई भाग, कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग प्रवेश कराना। तीसरा है हस्त साधन करना, ठीक है, हाथ फेरना, हस्त साधन का मतलब हाथ फेरना, यानी ये तीन काम हो गया। और चौथा काम हो गया मुंह लगाना, ये यानी कि लिंग प्रवेश कराना, वस्तु या शरीर का कोई अंग प्रवेश कराना, हाथ फेरना, या फिर मुंह लगाना। ये चारों काम अगर नीचे की तीन परिस्थितियों में किया जा रहा है तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति बालात संग करता है, ठीक है। तीन परिस्थितियां नहीं है, सॉरी, नीचे दी गई कितनी परिस्थितियां हैं? 7 परिस्थितियां हैं। चार काम नीचे के दिए गए 7 परिस्थितियों में अगर किया जाता है तब वो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने रेप किया है, ठीक है। मैं लिख देता हूं। का खा गा घा, ये चार काम एक से लेकर के इन 7 परिस्थितियों में क्या हो रहा है यार? परिस्थिति में अगर किया जाता है, रेप माना जाएगा, ठीक है। का खा गा घा, चार काम 7 परिस्थिति में करने पर रेप माना जाता है, और इसका दंड भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और अपवाद 1 और अपवाद 2, 1 और 2 ये भी याद रखिएगा। बालात संघ के लिए दंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोहरा के जाइएगा।
इसके बाद देखिए, पैंसठ देखिए, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, ये भी ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, पृथककरण के दौरान, अगर पत्नी से पृथककरण के दौरान कोई व्यक्ति मैथुन करता है, तब कितना दंड होगा। ठीक है, अपनी ही पत्नी से, उससे अलग रहते हुए अगर मैथुन किया जाता है, तब दंड कितना होगा। ठीक है, चलिए, हर एक दंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। प्रवंचनापूर्ण साधन आदि का प्रयोग करके मैथुन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 69। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, सामूहिक बलात्संग, यानी कि 70 क्या है, गैंग रेप। प्लस इसी के साथ इसका दंड, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड, अगर बार बार वही अपराध कर रहा है, तब उसको दंड अलग अलग दंड दिया जाएगा। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर महिला की लज्जा को भंग करने के लिए, लज्जा भंग करने का मतलब उसे जैसे आप किसी नई नवेली दुल्हन का घूंघट हटा दीजिए, किसी महिला का साड़ी खोल दीजिए, ये लज्जा भंग करने के करना है। ठीक है, कि ऐसे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अब आपराधिक बल किसे कहते हैं, तो अभी आगे है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो प्लीज एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, यूपी एपीओ के देखिए, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो 75, लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 76 देख लो क्या है, विवश करने के आशय से महिला पर आपराधिक बल या हमला, महिला को नंगे करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 77, दृश्य रतिकता, यानी वायोरिज्म, अगर कोई महिला प्राइवेट कृत्य अपना कर रही है, कोई प्राइवेट काम कर रही है, और आप उसको छुप के देखते हैं या छुप के फोटो खींचते हैं, तो भी अपराध है, तब उसको दंड मिलेगा। वायोरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अभी आप कह रहे होंगे ना कि तब गोविंद भैया, जब सब इंपॉर्टेंट है तो क्या हम छोड़ें, अभी देखिएगा चैप्टर 6 के बाद ना आपको सीधे उड़ा देंगे, हम 17 पे पहुंचाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ कुछ धाराएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीच में है, वरना नहीं है। ठीक है, अब देखो पीछा करना, पीछा करना, स्टाकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। पीछा करना कहाँ दिया गया, देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको रटा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये जरूरी है कि आप सेक्शन नंबर याद रखते हैं, किस नंबर पे कौन सा सेक्शन है। जैसे 78 नंबर पे स्टाकिंग है, यानी पीछा करना है, ये आपको याद करना चाहिए। और पीछा करना है क्या, किसी भी महिला को, चाहे फिजिकली उसके पीछे पीछे दौड़िए घूमिए, या उसका ऑनलाइन उसका पीछा करिए, उसका ईमेल हैक कर लीजिए, चैट कर लीजिए, उसका ईमेल चेक करिए, व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर उसको बार बार मैसेज करिए, ये भी पीछा करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पीछा करने के अपराध का दंड भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखो विवाह से संबंधित अपराध, दहेज मृत्यु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। विवाह से संबंधित अपराध धारा 80, धारा 80 क्या है, दहेज मृत्यु। विवाह के 7 वर्ष के भीतर, आप तो जानते ही हैं, असामान्य परिस्थितियों में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और इसके कुछ समय पहले दहेज की मांग भी की गई है, तब तो भैया 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 दहेज मृत्यु ही समझा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, विधि पूर्व विवाह की प्रवंचना की से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, यानी आप एक काम करते हैं कि हे हम तुम विधि पूर्वक
विवाह की प्रवंचना से विवाह नहीं करते हैं, लेकिन झूठा विश्वास दिला देते हैं धोखा से कि हम लोग विवाहित हैं, चलो सहवास करते हैं, चलो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तब दंड है भाई साहब, बहुत खतरनाक दंड है, 10 वर्ष का है कारावास। देख रहे हैं ना, 10 वर्ष तक की कारावास से दंडित किए जा सकते हैं। देखो, अब देखो बाईगेमी है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, बाईगेमी, तब दंड कितना है? इसमें पहली पत्नी भी दंड दिला सकती है और दूसरी पत्नी भी दंड दिला सकती है। पहली पत्नी कुछ अलग दंड दिलाएगी, दूसरी पत्नी कुछ अलग दंड दिलाएगी, ठीक है। पहली पत्नी को अगर पता नहीं है कि हमारा पति दूसरी शादी कर रहा है, तब वो भी दंड। और अगर पहली पत्नी तो इसलिए दंड दिला सकेगी क्योंकि वो हमारे रहते हुए दूसरी शादी कर लिए, लेकिन अगर दूसरी पत्नी जो नई नवेली आएगी, वो इसलिए दंड दिला सकेगी कि हमको तो पता ही नहीं था ये पहले से मैरिड है, ठीक है। दोनों खतरनाक पनिशमेंट है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं पढ़ाया हूँ इसलिए 2 बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, यानी आप विधि पूर्वक हिंदू, जैसे अगर आप हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं करते, हिंदू विधि के हिसाब से शादी नहीं करते। अगर आप मुस्लिम है या किसी भी धर्म से है तो आप उस धर्म के हिसाब से विधि पूर्वक शादी नहीं करते, लेकिन कपट पूर्वक विवाह का कर्म पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, महिला को अगर विवाहित महिला को बहला फुसला कर भगा ले जाते हैं तब, यानी शादीशुदा महिला को अगर फुसला कर लेके चले जाते हैं या उसको निरुद्ध करके बांध कर रखते हैं, कैद में रखते हैं, तब क्या होगा। अब देखो, क्रूरता, क्रूरता, ये 85 और 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86 में है क्रूरता की परिभाषा, और 85 में है महिला या महिला के नातेदार, महिला महिला के पति या वो पति के नातेदार द्वारा अगर किसी महिला के साथ क्रूरता की जा रही है, कुछ क्रूरलिटी की जा रही है, तब क्या होगा, तब बहुत तगड़ा दंड है, जिसके वजह 3 वर्ष तक हो सकेगी। अरे आसान दंड है, बहुत ज्यादा नहीं है। 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना, ज्यादा ही बड़ा हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। विवाह करने के लिए अपहृत विपरीत करना, ये तो चलो ठीक है, नहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, गर्भपात आदि कारित करने के विषय में, ये 88 से लेकर के ऑनवर्ड आगे है, ये तो भैया इंपॉर्टेंट है। गर्भपात कारित करना, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के का गर्भपात कारित करता है, तब उसको 3 वर्ष का 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर महिला स्पंदन गर्भा हो, स्पंदन गर्भा का मतलब होता है बहुत जल्द ही उसको बेबी पैदा होने वाला हो, यानी कि बहुत जल्द वो माँ बनने वाली हो, या बेबी अंदर जो है हलचल शुरू हो गया हो, उसके बाद अगर गर्भ ये करते हैं, ठीक है, गर्भपात कारित करते हैं, तब कितना दंड है, ठीक है। मान लो महिला के पेट में प्रेगनेंसी है, महिला प्रेग्नेंट है, और बेबी का जो है वो विकास हो गया है एकदम, स्पंदन गर्भा हो, जल्दी ही वो मां बनने वाली है, तब हलचल शुरू हो गया है, तब ठीक है। तब कितना कारावास होगा, तब 7 वर्ष तक का कारावास। अगर ऐसे ही गर्भपात कारित कर दिए तब 3 वर्ष तक है, लेकिन अगर स्पंदन गर्भा हो तब 7 वर्ष तक का कारावास है भैया। अब देखो, नवासी, महिला की सहमति के बिना गर्भपात अगर कारित करा देते हैं, बाप रे बाप, तब तो 10 वर्ष तक का खतरनाक कारावास है। नवासी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 90 देखो, नवासी क्या है, महिला की सहमति के बिना गर्भपात, तब 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ में प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। 90 क्या है, 90 है भैया गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आप चाहिए तो। लेकिन हालांकि मैंने पढ़ाया तो ये भी है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया ये भी है विधिवत। हाँ, शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने के लिए किया गया कार्य,
मान लो महिला प्रेग्नेंट है, उसके पेट पे लात आप मार देते हैं, तो पैदा होने से रोकने के लिए कोई ऐसा कार्य किया गया है, ठीक है, तभी वो आपको 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा इसमें, ठीक है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब देखो, शिशु बालक के विरुद्ध अपराध कौन सा है? बालक के विरुद्ध अपराध, ये शिशु के पिता या माता द्वारा, यार काहे इतना बड़ा हो जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा भैया। हाँ, शिशु के विरुद्ध अपराध, देखो 93 क्या कह रहा है, कह रहा है शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का को आरक्षित डाल देना, यानी छोड़ देना या परित्याग कर देना उसका, ठीक है, बिना देख रेख के इसे छोड़ देना सड़क पर, तब क्या दंड होगा? तब भैया 7 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेना या नियोजित करना, अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या भाड़े पर लेता है, तब उस कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, ठीक है, 3 वर्ष से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, मिनिमम 3 वर्ष, और मैक्सिमम कितना है? ये क्या हो जा रहा है भाई? चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको काट के फिर से लेके आता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए, इसको फुल कर देता हूँ मैं। भैया 1 सेकंड का और प्लीज टाइम दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। बस खत्म ही होने वाला है, बहुत ज्यादा है नहीं, नाटक कर रहा है जो इतना ज्यादा ही। तब कितना कारावास है? अगर अपराध करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है या नियोजित करता है, तब कितना कारावास है? तब 3 वर्ष मिनिमम है, मिनिमम 3 वर्ष से कम का तो नहीं होगा, मिनिमम 3 वर्ष है, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध, बच्चे को अपराध करने के लिए अगर नियोजित किया है, वो अपराध कर भी दिया जाता है, तो वो अपराध से वो बंदित दंड से भी दंडित किया जाएगा। मानो ऐसा अपराध उसने स्वयं किया है, अगर किसी बच्चे को आप नियोजित करते हैं अपराध करने के लिए, तो आप मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएंगे और साथ में जुर्माना भी लगेगा। लेकिन अगर वो अपराध कर दिया जाता है बच्चे के द्वारा, तब तब आपको उस अपराध के दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध आपने स्वयं ही किया है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद शिशु का उपापन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाँ, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना, अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बालक को खरीदता है, तब कितना दंड है? तब भैया उसको भी खतरनाक दंड, 14 वर्ष, 7 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन 14 वर्ष तक का दंड हो सकेगा, ठीक है, मिनिमम 7 वर्ष और मैक्सिमम 14 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना भी, तो 7 से लेकर के 14 वर्ष तक कारावास और प्लस जुर्माना, ठीक है। चलिए यहां तक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा ये। अध्याय 6 से ऑनवर्ड आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा।
अगर आपको ये पसंद आता है तो हम अगला पार्ट बनाएँगे, वरना अगर पसंद नहीं आता है, आप लोग कमेंट करके नहीं कुछ कहते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप लोग जान चुके हैं। डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। आप चाहे कुछ करिए, चाहे नहीं करिए, लेकिन डिटेल वीडियो देखकर रिज़ल्ट रिज़ल्ट ज़रूर लेके आइएगा यूपीएससी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनी वाली का भी। ठीक है भैया, बाय-बाय।